हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेटिंग मेथड इन आर्कियोलॉजी। पुरातत्व के विभिन्न स्वरूप, महत्व व पुरावशेष व पुरावस्तुओं की प्राप्ति के साथ ही उनकी तिथि निर्धारण भी अति आवश्यक है। कारण यह है कि मानव अतीत का अध्ययन करना पुरातत्व का विषय है, किंतु वह अतीत तभी प्रमाणिक हो सकती है जब उसकी तिथि निर्धारण की जाए। पुरातत्व में तिथि निर्धारण की मुख्य रूप से दो विधियाँ प्रचलित है। सबसे पहला सापेक्ष, यानी दो प्राप्त वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। और दूसरा निरपेक्ष, वो विधि जिनके द्वारा किसी निश्चित कैलेंडर के आधार पर काल निर्धारण किया जा सके। देखते हैं सापेक्ष तिथि निर्धारण। तो सापेक्ष तिथि निर्धारण में सबसे पहला आता है स्तरीकरण। पृथ्वी के भूपटल की बनावट के विभिन्न स्तरों के निश्चित अनुक्रम को ही स्तरीकरण कहते हैं, ठीक है। और इसका सबसे पहला प्रयोग पीट रिवर्स के द्वारा मिस्र में किया गया था। इसका पहला प्रयोग पीट रिवर्स के द्वारा मिस्र में किया गया था और भारत में सर मार्टिमर व्हीलर के द्वारा किया गया था। दूसरा है प्रारूपिकी, यानी टाइपोलॉजी। प्राप्त पुरावशेष व अन्य सामग्रियों के आधार पर, मतलब उनके आकार, प्रकार, बनावट, निर्माण विधि के आधार पर उसका तिथि निर्धारण करना। और इसका सबसे पहला प्रयोग C.J. थॉमसन ने किया था। इन्होंने प्राप्त पुरावस्तुओं को 3 वर्गों में बांटा था, जिसमें पहला स्टोन एज, दूसरा ब्रॉन्ज और थर्ड आयरन एज। और उसके बाद दूसरा प्रयोग फ्लिंडर्स पेत्री के द्वारा मिस्र में इस विधि का किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में भू आकृति विज्ञान। जलवायु के प्रभाव से पृथ्वी की आकृति, नदी, सोपान आदि पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका अध्ययन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आर्कियोलॉजी में। फोर्थ, पूरा जीव विज्ञान। प्राणी जगत तथा वनस्पति जगत से संबंधित जीवाश्मों का अध्ययन। इंसानों के द्वारा स्टोन एज में प्राणी और वनस्पतियों का किस तरीके से प्रयोग किया गया है, उन सभी का जो जीवाश्म मिलते हैं उसका अध्ययन पूरा जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 5, फ्लोरीन विश्लेषण। प्राणियों के शरीर में हड्डियों का निर्माण कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कार्बोनेट के योगदान से होता है। जमीन में दबी हुई जो भी हड्डियां, दांत, श्रृंग आदि जो होती हैं उनमें नमी से फ्लोरीन अवशोषित कर लेती हैं वो, जिसका विश्लेषण करके उनकी तिथि का निर्धारण किया जाता है। और इसका सबसे पहला प्रयोग केपी ऑकले ने किया था। इसका सबसे पहला प्रयोग केपी ऑकले के द्वारा किया गया था। नंबर 6 है पुष्प पराग विश्लेषण। पुष्पधारी पेड़ पौधे तथा घास जो है अपने वंश के क्रम को रखने हेतु तो बीज उत्पन्न करती है, और बीज उत्पन्न करने के लिए पुष्पों के पुंकेसर परागकण उत्पन्न करते हैं, जिन्हें बीजाणु कहा जाता है, ठीक है। इस विधि में उन्हीं का अध्ययन किया जाता है और इसका सबसे पहला प्रयोग लेनर वान पोस्ट के द्वारा 1916 में किया गया था। फिर नंबर 7, नाइट्रोजन एनालिसिस। किसी भी प्राणी की मृत्यु हो जाने पर उससे कोलेजन एक समान दर में कम होने लगता है, ठीक है, और वह नाइट्रोजन में बदलता है। कोलेजन एक समान दर में कम होता है और वह नाइट्रोजन में परिवर्तित होने लगता है, और उसी के क्षय के दर पर हम तिथि का निर्धारण करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं निरपेक्ष तिथि विधि, ठीक है। इसमें सबसे पहला है अनुवर्ष स्तर विश्लेषण। यह विधि जियोक्रोनोलॉजी से संबंधित है और इसका सबसे पहला प्रयोग वारन जेरार्ड दे गियर ने 1878 में किया था। सेकेंड, वृक्ष वाला डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसका प्रयोग A.E. डगलस के द्वारा 1901 से 1913 के मध्य USA के एरिजोना प्रांत में रेड इंडियंस के प्रागैतिहासिक पुरावशेषों के कालानुक्रम निर्धारण हेतु काष्ठ अवशेषों का अध्ययन करके किया गया था, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो भी पेड़ पौधे बनते हैं एक निश्चित अवधि पर वो अपने अंदर एक काष्ठ का निर्माण करते हैं और उसी का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट C14 यानी कि रेडियो कार्बन तिथि। इसके जो फादर हैं, इस जो भी इनका आविष्कार करते हैं वो हैं मतलब भौतिक विज्ञानवेत्ता WF लिब्बी, विलियर्ड F लिब्बी। इन्होंने 1949 या 1952 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था और इसका अर्ध जीवन जो है 5730 ±40 ईयर्स H. गुडविन के द्वारा निर्धारित। और इससे लकड़ी का कोयला, काष्ठ, पत्ती, सींग, हड्डी, बाल, कंकर आदि का तिथि निर्धारण किया जाता है। 1962 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में रेडियो कार्बन प्रयोगशाला सबसे पहली बार बनी थी इंडिया में। 1962 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट
तो पोटेशियम आर्गन। पोटेशियम आर्गन इस सिद्धांत के प्रतिपादक C.F. वाइजसेकर हैं, ठीक है। और W. जेंटवर ने इसका प्रयोग तिथि निर्धारण हेतु किया था, जबकि J.F. एवर्डन, G.H. कर्टिस ने ओल्डुआई घाटी में इस विधि का प्रयोग किया था। और इसकी जो सीमा है वो तकरीबन 30 करोड़ वर्ष, यानी कि इससे तकरीबन 30 करोड़ वर्ष तक की तिथि निर्धारण होती है और इसका अर्ध जीवन 13 करोड़ वर्ष है। ओल्डुआई घाटी का बेड 1 की जो तिथि है इस विधि के द्वारा निकाली गई थी, पोटेशियम आर्गन विधि के द्वारा, उसकी 19 लाख, बेड 2 15 लाख, जबकि केन्या के तुर्काना झील की 26 लाख वर्ष निकाली गई थी पोटेशियम आर्गन विधि के द्वारा ही। उसके बाद देखते हैं थर्मोल्यूमिनेसेंस यानी उष्मादीप्ति। इसके प्रयोग करता है या इसके आविष्कारक फ्रैंकलिन डेनियल 1953, जबकि मृदभांडों के कालक्रम निर्धारण हेतु इसका प्रयोग G.C. कैनेडी और L. नॉफ ने 1960 में किया था। मेन तौर पर उष्मादीप्ति का प्रयोग मृदभांडों के तिथि निर्धारण हेतु ही किया जाता है। फिर उसके बाद हम 6 नंबर में देखते हैं ESR यानी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की काफ़ी हद तक भूमिका होती है। भूतात्विक प्रक्रिया में जब क्रिस्टल का निर्माण होता है, जब भी पत्थर बनते हैं, स्टोन बनते हैं, तो उसमें क्रिस्टल का एक निर्माण होता है, ठीक है। और उसी समय उसमें यूरेनियम 238, थोरियम 232, पोटेशियम 40 अशुद्ध तत्व जो हैं वो फंस जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विकिरण पर, रेडिएशन पर शक्तिशाली चुंबकीय वाले क्षेत्र का विनियोग करके और इसकी गणना करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा में अधिकता होने की वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा जितनी अपर होगी, जितनी हाई होगी इलेक्ट्रॉन की मात्रा, यानी वो उतनी ही प्राचीन होगी, ठीक है। इसका प्रयोग इसी ESR एक्यूमुलेटेड डोज पैलियोडोज बाय एनुअल डोज, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। इसका प्रयोग दांत, हड्डी, मूंगा, सीप आदि के तिथि निर्धारण हेतु भी किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ऑब्सीडियन हाइड्रेशन टेक्निक OHT। ये सब नई टेक्निक है, ठीक है। ऑब्सीडियन लावा जो भी निकलती हैं वोल्केनो से, उसके शीघ्र ठंडा होने पर ही ऑब्सीडियन का निर्माण होता है, ठीक है। और यह एक शीशे की तरह होता है। ऑब्सीडियन की टूटी हुई सतह अपने अंदर जल को अवशोषित कर लेती है और वह एक लेयर का निर्माण करती है, ठीक है। हाइड्रेशन लेयर इसे कहते हैं। और वह जितनी बार बनेगा उतना ही उसमें नवीन फलक बनते जाएंगे, मतलब फलक बनते जाएंगे, और उतना ही वो लेयर का निर्माण करते जाएगी। और इसी के अनुभाग को काट करके, ऑब्सीडियन के ही एक महीन अनुभाग को काटकर माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला प्रयोग जापान में कत्सुई तथा कोंडो ने किया था तिथि निर्धारण हेतु, जबकि मैक्सिको में माइकल ने इस विधि का प्रयोग करके महत्वपूर्ण अध्ययन किया था। फिर है फिशन ट्रैक, ठीक है। इसके प्रणेता RM वॉकर हैं। 1967 में इंटरनेशनल कमीशन फॉर अप्लाइड रेडियो एक्टिविटी तथा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी के सिंपोजियम में मोंटे कार्लो में इस मेथड का घोषणा किया गया था। किनके द्वारा? RM वॉकर के द्वारा 1967 में। इसका प्रयोग नवनिर्मित चट्टान, आग्नेय चट्टान, अस्तर निर्माण काल, कांच तथा मिट्टी के बर्तनों आदि के तिथि निर्धारण हेतु किया जाता है। इसमें सबसे उपयोगी जो तत्व होते हैं यूरेनियम 238। फिशन ट्रैक को भी माइक्रोस्कोप के द्वारा ही स्टडी की जाती है। उसके बाद है कॉस्मोजेनिक न्यूक्लियस मेथड। पृथ्वी की सतह पर चट्टान की उम्र निर्धारण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर जितनी भी चट्टानें बनती हैं उनकी उम्र का निर्धारण करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इस अध्ययन में ब्रह्मांडीय किरणें तथा बोल्डर और ग्लेशियल इसके अध्ययन में हम ब्रह्मांडीय किरणें तथा बोल्डर तथा ग्लेशियल के रूप में निर्मित या नष्ट बेड रॉक का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसके बाद है अमीनो एसिड डेटिंग मेथड। इसमें प्रकाशीय सक्रिय यौगिक पदार्थ और प्रकाशीय निष्क्रिय यौगिक पदार्थों में परिवर्तन होता है, जिसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद है सबसे लास्ट पैलियोमैग्नेटिज्म डेटिंग। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू WW2 यानी वर्ल्ड वॉर 2 जियोलॉजिस्ट डेवलप द पैलियोमैग्नेटिक डेटिंग। यानी आफ्टर WW2 यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब खत्म हुआ तो जियोलॉजिस्ट के द्वारा इस मेथड का प्रयोग किया गया, इसे मतलब सामने लाया गया, ठीक है। और यह जो है प्रयोग किया जाता है मेनली तौर पर यह पोल पर डिपेंड करता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और उसी के अनुसार जियोलॉजिकल टाइम को
हम डिपेंड करके और फिर इसका प्रयोग करते हैं। हालांकि इसको 1960 में डॉक्टर रॉबर्ट डुबोइस के द्वारा आर्कियोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसके लिए जो मेथड लाई गई पैलियोमैग्नेटिज्म से एक अलग, उसको कहा जाता है आर्कियोमैग्नेटिक डेटिंग मेथड। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो देन सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।